हेलो डियर क्लास 9th। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर अलजेब्रा। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि अलजेब्रा के अंदर पढ़ना क्या क्या पड़ता है। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं इसी के साथ। तो आपका चैप्टर कौन सा है? अलजेब्रा क्लास 9th। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है इसका? अलजेब्रा। और ये आपका हो गया क्लास 9th। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, सो आपको क्या पढ़ना होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एकदम बहुत बेसिक चीज़ है आपका ये। ठीक, इसके बारे में जानने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर क्या देखने वाले हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख लेने के बाद थोड़ा सा बस इंट्रो देखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग क्या देखेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? फिर पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद क्या देखने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। या फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोग क्या देख लेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जस्ट इसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ, इसी के अंदर आप आ जाता है क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। और इसके बाद लास्ट में हम लोग फिर क्या देखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि आपको इस अलजेब्रा के अंदर ये 5 चीज़ आपको देखना होगा। ठीक, इस पांचों चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जिसमें कि अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। तो पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाएगा सो क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। क्यों होगा सर इंपॉर्टेंट ये? क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th में भी मिलेगा, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी आपको क्लास 10th में मिलेगा। ये भी आपको क्लास 10th में मिलेगा, इसीलिए ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नंबर 5 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 10th मिलेगा। तो क्लास 10th से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये 3 टॉपिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कुछ आप यहाँ पर पढ़िएगा इस तीनों टॉपिक में, इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना रहता है क्लास 10th में, इसीलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा चीज़, बहुत ही छोटा इसमें बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिएगा। तो आप लोग क्लास 7 या 6 में या फिर 8 में ही कह लीजिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखे होइएगा, सुने होइएगा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सीधे अगर हम बोलें यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में अगर कुछ भी लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सर कैसे? बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो बहुत कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखा हुआ मिलता है क्या? नंबर, यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यू, और क्या बोलते हैं उसको? फिर एक वेरिएबल। यानी आपको मैक्सिमम जगह, बहुत जगह यही कुछ लिखने के लिए मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, और कुछ नंबर आता है, कुछ इक्वेशन रहता है। अगर हम बात करेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर लिखा हुआ मिलेगा। 2/7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -6, ऐसा कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिजिट में। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा में अब क्या मिलेगा? एक्स, वाई, जेड, इस तरह से PQN A to Z तक में कोई भी लेटर लिखा हुआ मिलता है इस तरह से। तो यही सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो सर एक आप सही ढंग से बता सकते हैं? ओवरऑल तो बता दिए। तो सही ढंग से कहने का ये मतलब हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? सो देखिएगा, कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट का मतलब ही हो जाता है कोई भी चीज़ स्थिर रहना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का फिक्स्ड वे में रहना। ठीक, यानी कि कोई एक ऐसा चीज़ जिसका कि वैल्यू नहीं बदलता हो। जैसे कि आपको अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दें, अगर हम ये बोल दें कुछ देर के लिए कि सर ये जो 5 है, ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। ये 5 क्या कांस्टेंट है? ये 5 क्या कांस्टेंट है? अब कैसे? तो कहीं भी ये 5 आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर 2 2 5 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा।
इसको भी आप यहाँ पर क्या 5 ही तो पढ़ रहे हैं, क्या इस 5 का वैल्यू कभी भी 6 होगा क्या, इस 5 का वैल्यू कभी भी 2 होगा क्या, कभी नहीं हो सकता है। इस 5 को हम लोग 5 ही बोलेंगे चाहे किसी के साथ भी जाए, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आपको कहीं भी 1 लिखा हुआ मिलेगा, ये 1 किसी के साथ भी चले जाएगा, कहीं भी ये चले जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे ये आपका 5/1 हो या फिर 5 to the power 1 हो या फिर 6 to the power 1 हो या फिर 6 - 1 हो, हर जगह ये 1 तो 1 ही कहलाएगा ना, इसका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी ये चले जाने के बाद। बट अब जरा देखिएगा, अगर आपको हम ये बोल दें कि इस इक्वेशन में 2x - 4 = 0, ऐसा आप लोग पढ़े होइएगा 8 में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2x - 4 = 0 और एक क्या लिख कर दे रहे हैं यहाँ पर कि 3x - 9 = 0 और एक क्या यहाँ पर कि 4x - 16 = 0, 3 इक्वेशन आपका है। इस तीनों में 2 4 यहाँ भी है 0 है, 3 9 0 4 16 0, इतना पता चल चुका। जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि जिस चीज़ का वैल्यू कभी नहीं बदलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब उसके अलावा हम लोग अभी यहाँ पर क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएबल सर किसको बोलेंगे, ठीक है। यानी कि आप जो यहाँ पर बोल दे A to Z लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। आखिर कैसे बोलते हैं, इसमें क्या बात है, ठीक है। मतलब जिस किसी भी चीज़ का वैल्यू हमेशा, ठीक है, हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करता है, ठीक है, बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। सर कैसे, आप इसको प्रूव करिए। तो A to Z के अंदर क्या था आपका x, जो कि यहाँ भी है, और यही x आपका यहाँ भी है, और यही x आपका यहाँ भी। इस x को भी तो x ही ना बोलेंगे, बट इसका वैल्यू देखिएगा आप चेंज करेगा कैसे। देखिए मतलब आप या हम देखिए, मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ये 5 तो हर जगह जाता है। अगर इस 5 को आप कहीं भी लिखिएगा 5 तो 5 ही कहलाएगा ना, बट ये x जो है, इस x का वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है। कैसे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या 2x - 4 है, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, इस 4 को साइड भेजते हैं तो 2x = 4 हो जाएगा, देयरफॉर x = 2 आया। x का वैल्यू जो है सो कैसे आया है, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा 3x = इस -9 को साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9, देयरफॉर x = क्या मिलेगा 3। वही x है ना, x वही है, उस x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है और उसी x का वैल्यू यहाँ पर 3 आया। अब जरा यहाँ देखिएगा तो 4x = क्या हो जाएगा 16 और x = क्या मिलेगा 4। देखिए भाई, वही x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया, वही x का वैल्यू यहाँ पर 3 आया, वही x का वैल्यू यहाँ पर 4 आया। तो इसी तरह से आपको नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत मिलेगा, उसी में वही x का वैल्यू अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू लेकर के दे रहा है। यानी x का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है क्या, कह सकते हैं क्या, नहीं सर x का वैल्यू यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। तो वैसे ही जितना भी आपका वेरिएबल है सबका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह लीजिए या फिर कंडीशन कह लीजिए या फिर क्या बोलते हैं इक्वेशन कह लीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि एक कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है, वेरिएबल होता है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग इस दो चीज़ को समझ गए, सर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। सिर्फ x का ही क्यों, अगर आप चाहें तो 5p - 30 = 0, तो यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो 5p = 30 और p = क्या हो जाएगा 6। अब यही p किसी और के साथ आपका जाएगा, यही p किसी और के साथ अगर जाता है, जैसे कि 6p + 6p + 12 = 0, तो देयरफॉर 6p = -12, देयरफॉर p = -2 हो जाएगा। अब यही ना p है, इस p का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया और उसी p का वैल्यू पर -2 आ गया। मतलब समझ में आ रहा है कि जितना भी आपका लेटर A to Z सबका वैल्यू दर व दर हमेशा बदलते रहता है। मतलब वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। बट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इस 3 को यहाँ पर आप 3 कह रहे हैं, ठीक है, और यही 3 अगर p का वैल्यू आ गया तो उस 3 को तो 3 ही बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये दो चीज़ हम लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या समझते हैं, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिरकार होता है क्या। आप सबसे पहले हमको यही चीज़ समझा दीजिए, इतना कहानी सुन लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोलेंगे। तो सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से कंबाइंड रहता है। किस तरह से कंबाइंड रहता है, किस तरह से कंबाइंड रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये p है वेरिएबल और ये 5 है कांस्टेंट, ये x है वेरिएबल, ये 2 है कांस्टेंट। ये दोनों चीज जो है किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए, कंबाइंड हुए हैं, ठीक है, कंबाइंड हुआ है इसमें किस तरह से। सर इसके बीच में ना मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है, इसके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है, इसके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है। तो सर क्या वेरिएबल और कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लीकेशन के मतलब मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से कंबाइंड फॉर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहता है क्या, जी नहीं। तो आपको क्लास 8 में जो है, ठीक, अभी 9th में आप आए तो क्लास 8 में जो है आपको
5 प्लस एक्स भी दिख रहा होगा, कहीं तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा होगा, कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 भी दिख रहा होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ, सिंपल अगर हम बात बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में, डायरेक्ट वे में अगर हम आपको बताएं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंडामेंटल, ठीक है, मैथमेटिकल फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आपको अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे तो देखिए एग्जाम्पल, ये आपको एकदम अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास से बहुत बेसिक चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक, बहुत बेसिक चीज़। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और इसी एग्जाम्पल हम लोग ये भी समझ लेंगे टर्म को कैसे पता करते हैं, कि टर्म जो होता है, ठीक, क्योंकि आगे आपको टर्म काम आने वाला है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर टर्म का बात करेंगे, तो वो टर्म यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अगर हम बात करें इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स का, तो देखिएगा अगर हम पहला एग्जाम्पल आपको प्रेम पूर्वक लिख करके दे तो 5x प्लस 3 क्या लिख कर दिए, 5x प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख कर दे रहा है आपको, 2x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको अभी नहीं होनी, बट आपको अभी आगे दिक्कत होगा। 2x, फिर क्या लिख कर दे रहे हैं, 3x स्क्वायर, फिर क्या आपको लिख कर दे रहे हैं x/5। हर जगह x ही चल रहा है भाई, x चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और लेते हैं, तो और 5 भी बहुत जगह आ चुका है। चलिएगा तो -3p स्क्वायर प्लस 2 माइनस कुछ भी q। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रॉब्लम, सो देखिए सर वेरिएबल भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इनटू के साथ। सर यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इनटू के साथ। सर यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है के साथ, इनटू के साथ। और यहाँ पर डिवाइड के साथ, यहाँ भी इनटू के साथ, यहाँ पर सर प्लस के साथ, इनटू के साथ, मेरे सब के साथ है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। सर इसको तो हम लोग जो आप डिफिनीशन बतलाएं उसके अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे, इस सब का सब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अब बताइएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर हम बोल दें क्या कि -3, क्या इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं क्या? तो आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि सर इसको कैसे बोलेंगे, इसमें तो क्या बोलते हैं कि वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा, क्या ना, इसमें जो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप अभी क्या बतलाए, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो दिखाते हैं आपको वेरिएबल, देखिएगा इस -3 को फिलहाल अभी माइनस को हटाइए, रखने की कोई दिक्कत नहीं। इस -3 में आपको क्या वेरिएबल नहीं दिख रहा है, बट देखिएगा ध्यान से, इस -3 को हम लोग -3 × 1 लिख सकते हैं क्या? सर × 1 क्यों? तो जानते नहीं आप, कोई भी कुछ भी अगर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, सपोज कि 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे भी 1 होता है इंटू के फॉर्म, इसके आगे भी 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होता है, इसके ऊपर भी 1 होता है, इस तरह पावर के फॉर्म में। चारों ओर 1 1, किसी भी नंबर के चारों ओर आपको 1 1 1 दिखता है, ऊपर नीचे अगल बगल, ठीक है, ऊपर नीचे अगल बगल आपको 1 1 दिखता है। जैसे कि -3 है, जिधर से आपको काम पड़े उधर से आप 1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 हमेशा फ्री रहता है, ठीक, इसका आप यूज आसानी से कर सकते हैं जहाँ इसका यूज करने का मन है। इंटू में 1 है, देख लीजिए, आगे भी इंटू में 1 यूज करने का मन है, कर सकते हैं, ऊपर भी और डिवाइड बाई नीचे भी, हर जगह। तो यहाँ पर आपको क्या वेरिएबल दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या 1 को दिखा दी, 1 किसी भी तरह से इंटू के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो -3 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, -3 × 1 लिख रहे हैं। अब आइएगा इस -3 × 1 को, अब देखिए 1 को फिर क्या लिखेंगे, 1 को फिर हम लोग क्या लिखने वाले, कोई भी चीज़, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप रख दीजिए, उस पर पावर अगर आप 0 रखते हैं, ठीक, इसका वैल्यू क्या मिलता है 1। सिर्फ 0 को छोड़, इसके अंदर 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई वैल्यू देता है नहीं, वो आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज क्या x रखते हैं, ऐसा आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में क्लास 8 में, x रखते हैं, या फिर यहाँ पर कोई बच्चा a भी रखता है, तो a⁴ का वैल्यू क्या 1, 5⁴ का वैल्यू क्या 1, कुछ भी। उसी तरह से x अगर हम लिखते हैं तो x⁴ का वैल्यू क्या 1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं सर इस 1 को हम लोग
क्या बोलते हैं कि वेरिएबल के फॉर्म में और उस पर पावर के फॉर्म में अगर रख दे, फाइनली आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 1 को जो हम लोग x टू दी पावर 0 क्या लिख सकते हैं क्या, इस 1 को हम लोग x टू दी पावर 0, x आपका वेरिएबल हो गया, पावर 0 लगा दिए तो 1 की जगह पर उसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो फिर यहाँ पर अब यही -3 को आप क्या कर सकते हैं साफ साफ तरीका में कि -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 है ये। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है क्या 3x², तो 3x² दिख रहा है ना, पावर में क्या है 2 है और यहाँ पर पावर क्या है 0 है। तो यही -3 को हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते गए थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में देखते गए, ठीक, जो हमको देखना था। तो क्या दिखा -3 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी उस 1 को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, इस 1 को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करके आपको दिखा दिए। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट था ओनली एंड ओनली कांस्टेंट आपको जो दिख रहा था, इसके साथ में वेरिएबल भी छुपा हुआ है, ठीक है। अगर आप खुली आंखों से इस तरह से देखते हैं तब, तो आज के बाद क्या आपको माइंड में ये लेकर के चलना होगा कि कांस्टेंट अकेले भले काहे न वो दिख जाए, वो भी एक तरह का क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। भले डिफिनेशन में दोनों का कंबाइंड बोला गया तो वो सही है और इसी के अकॉर्डिंग वो सही भी है, ठीक है। तो चलिएगा, आपको फाइनली ये चीज़ पता चल गया कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, खाली कांस्टेंट हो, वो भी क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएबल देकर के पूछ लिया जाए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो उसके बारे में आप देखिएगा, बात करिएगा। तो यदि आपके पास यहाँ पर दे दिया जाए कि एक वेरिएबल क्या है p, क्या इस वेरिएबल p को अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन इस वेरिएबल p को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं क्या? अगर कोई वेरिएबल p है, क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या? तो यस सर होगा। कैसे, जरा देखिएगा। तो क्या बात है, दुनिया में कुछ भी लिखा हुआ है उसके आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या रहता है 1 रहता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ये p है, इस p को हम लोग p इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? तो हो तो गया है, बताइए p इंटू 1 मीन्स क्या 1p है, क्या ये 1p है। या फिर x को हम लोग x इंटू 1 यानी क्या है ये 1x है, बट ये चीज़ हिडन रहता है, इसे दिखता नहीं है। 1 के अलावे 2 3 4 5 रहेगा तो दिखेगा, सिंपल सी बात है। और 1 को हम लोग हिडन मतलब नहीं दिखता वो, ठीक है, बट रहता है हर एक के साथ 1 रहता है। तो देख गया, एक कांस्टेंट क्या है 1 और एक वेरिएबल क्या है वेरिएबल, यहाँ भी कांस्टेंट क्या है 1 और वेरिएबल क्या है x। तो ओनली एंड ओनली अगर आपको क्या दिख जाए, ओनली एंड ओनली अगर आपको क्या दिख जाए वेरिएबल, तो उसमें फिर आप ये दिमाग मत लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा सर यहाँ तो कांस्टेंट है ही ना। कांस्टेंट है, क्या है हिडन है, ठीक है, क्या है 1 है। इसीलिए जितना भी आपका वेरिएबल है वो सब के सब किस में काउंट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और जितना आपका रियल नंबर्स है, जितना भी आपका दुनिया में वैल्यू है, क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, सारा सारा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही हम क्या बताते थे, मैथमेटिक्स में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारा सारा क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी लिख करके देना वो, ठीक है। p² - 3 ये भी क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बस यही समझना था। अब एक छोटा सा समझ लेते हैं क्या कि सर टर्म क्या होता है। तो टर्म के लिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप हम लिख करके देंगे तो टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म अगर आपको पता करना होगा, टर्म जो आप काउंट करिएगा वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको ये देखना प्लस माइनस लगा हुआ है कि नहीं। तो प्लस माइनस जितना कुछ सेपरेट आपका हो जाएगा ना, वह इसका टर्म कहलाएगा। नंबर ऑफ टर्म आप उसको एज ए काउंट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, प्लस और माइनस जितना कुछ क्या बोलते हैं वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर इतना इसमें नंबर ऑफ टर्म है। कैसे देखिएगा, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसको लेते हैं 2x को, यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है क्या? नहीं सर 2 इंटू x दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ही टर्म होगा, प्लस माइनस है ये नहीं तो कोई टर्म, इसको आप सेपरेट करिएगा क्या? सेपरेट हो ही नहीं पाएगा, जुड़ा हुआ किसी से है ही नहीं, बस 2x अकेले है, ये सिंगल है ये, ठीक है, ये क्या है सिंगल है। अच्छा आप आइएगा किसके पास 3x² के पास, ये जो आपको 3x² दिख रहा है क्या ये इसके साथ कोई है कि इसके साथ भी कोई नहीं, बेचारा सिंगल है ये भी, तो इसमें नंबर टर्म कितना होगा एक ही होगा, यहाँ भी नंबर टर्म कितना होगा एक ही होगा। अब आते हैं अभी x/5 को भी रहने दीजिए, ठीक है। और अब आते हैं किसके पास -3 पे के पास, यहाँ पर तो सर माइनस है, अरे माइनस है बट किसी के साथ किसी और के साथ ये जुड़े हुए हैं क्या, कनेक्टेड है क्या? नहीं, ये अकेले क्या 3 पीस के आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म जो हम लोग काउंट करेंगे वो 1 ही काउंट करेंगे, इसको किसी से अलग कर ही नहीं सकते हैं ना, ठीक है। इसीलिए अब आइएगा इसके पास, ठीक है, यहाँ पर -3p² + 2 - q। सर यहाँ पर तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक टर्म आपका ये हो जाएगा -3p², उसके बाद क्या प्लस में 2 है
दूसरा टर्म आपका ये हो जाएगा 2 टर्म, फिर क्या है माइनस क्यू है, तीसरा टर्म आपका ये हो जाएगा। तो सर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टर्म होगा, 1 2 3। तो आए समझ में, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 टर्म है। अब आते हैं इसके पास, यहाँ पर अब आप बता सकते हैं क्या नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो सर एक ये और दूसरा ये, बीच में एक ही को प्लस है, 2 टर्म है, इस दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, 5x इधर 3 इधर। यहाँ पर -3p² को उठा के इधर 2 को उधर q को उधर कर सकते हैं। नंबर टर्म कितना हो गया 3। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2। अच्छा, इस p के पास एक ही टर्म है, x सिंगल टर्म, -3 लिख कर देंगे तो सिंगल टर्म। अब आते हैं डिवाइड वाला, x/5 लिखा हुआ है, तो जानते हैं प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं ना, बस अकेले है बेचारा, ये भी अकेले है, सिंगल है। कैसे, इसको हम लोग इंटू के फॉर्म में, ठीक है, x इंटू 1/5 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या प्लस कहीं से दिख रहा है क्या, नहीं। अब एक और बेहतरीन चीज़ सीखिएगा, आपके मन में चलेगा सर सब कुछ तो सही है, अगर कोई हमसे कुछ इस तरह से पूछ दे कि x माइनस एक्स लिख करके दे दे, ठीक है, x माइनस एक्स लिख करके दे दे, तब इसमें उसको हम कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। इस x माइनस एक्स में अगर हमको कोई पूछे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो जानते हैं यहाँ से आपको 2 तरह से मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। एक क्या, थोड़ा होशियार बच्चा, x माइनस एक्स इसको 0 कर देगा, बोलेगा सर इसमें एगो टर्म है। एक क्या बोलेगा, सर बताए थे प्लस माइनस सेपरेट करके बोलना है नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 1 1 2, एक बोलेगा सर ये इसमें 2 टर्म है। तो कौन सही है कौन गलत है, तो सीधे आपको हम बात बताएं, ठीक है। आपसे यहाँ पर यह नहीं पूछा गया कि इसको सोल्व करके कितना टर्म होगा, सिर्फ ये देकर पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म सीधे 1 और 1 2 टर्म होगा, मतलब ये सही होगा। सर आप ये कैसे कर सकते हैं, प्रूफ भी करते हैं आपको, देखिएगा। अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर ये लिख करके दे कि 6x, ओके, 6x स्क्वायर अब माइनस 2x, यहाँ पर आप ये क्या करें सर 2 टर्म है, बिना कुछ सॉल्व किए क्या आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नहीं होगा कुछ पता है, नहीं। नंबर ऑफ टर्म पूछने क्या बोल सर 2 टर्म है इसमें, और होता भी 2 टर्म है भी। बट अब देखिएगा जिसका आंसर इसके अकॉर्डिंग, ठीक, जिसका आंसर यहाँ सॉल्व करके 0 दे रहा है और बोल रहा है कि 1 टर्म होगा, इसमें एक ही टर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी एक ही टर्म होना चाहिए। कैसे, तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा 3x और -1, ये पूरा का पूरा किस में आ गया, इनटू में आ गया। क्या प्लस माइनस मतलब एक होता है ना कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 2x इंटू ये पूरा, तो पूरी कितना टर्म, एक ही टर्म है ना। इसको आप अलग अलग करिएगा तो 2x अलग है, 3x -1 अलग, अलग अलग हो ही नहीं पाएगा, कहे कि इस बीच में प्लस माइनस है ही नहीं, पूरा का पूरा इंटू के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप क्या कहिएगा सर इसमें कितना टर्म है, एक ही को टर्म है। तो क्या आप इसमें एक टर्म दिख रहा है ना, 6x स्क्वायर माइनस 2x 2 टर्म दिख रहा है, इसीलिए आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना रहता है, ठीक है। जो चीज़ आपको दे दिया गया है वहीं से क्या पता करना है नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, आप कौन करके बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देख लिए कि अलजेब्रा के अंदर क्या क्या पढ़ना है सो देख लिए, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सो देख लिए, और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन डिटेल जो चीज़ भी उसके अंदर समझना था जिसका आगे काम है वो चीज़ हम लोग देख लिए। बाद में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन भी होता है, जैसे कि आपका हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ आप लोग क्लास 8 में पढ़े होइएगा, इसलिए यहाँ पर उसका कोई जरूरत है नहीं, आप लोग बाखूबी सीखे होंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, यानी जिसके अंदर हम लोग ये सारा फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे और फॉर्मूला प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे जैसे कि a³ - bq + b का होल स्क्वायर कहाँ से आया कैसे है नहीं है, फिर उसका एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे। चलिएगा, थैंक यू।